हाँ, तो आज हमारा टॉपिक है टेबल हेडर, टेबल बॉडी और टेबल फुटर। ठीक है। यस सर। यस सर। एक बात और मैं बता रहा हूँ, मैं आज जितनी भी ये पीपीटी है ये सारी की सारी सेंड कर दूंगा तुम्हारी ईमेल आईडी पे। तो ओके एक सर। काम करना, अभी तुम क्या कर लेना, जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को एक नोटबुक में नोट डाउन करते चलना, जो जो प्रॉब्लम आ रही है। पूछना चाहो तो ओके साथ सर। के साथ ही पूछ सकते हो, लेकिन अगर नहीं पूछना चाहोगे कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी टाइम पे मैं जब ये एचटीएमएल खत्म हो जाएगा उसके बाद एक दिन में मैं तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम होगी सारी सॉल्व कर दूंगा। ओके सर। ओके। ओके सर। यस सर। चलो अब हम टेबल हेडर, टेबल बॉडी और टेबल फुटर के बारे में पढ़ते हैं। कैप्शन के बारे में हमने पढ़ लिया था। अगर हमें टेबल को कुछ टाइटल देना है देन हम कैप्शंस का यूज करते हैं। कैप्शन को हम कैप्शन एलिमेंट के थ्रू टेबल में इंसर्ट करवाते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है ना। अब हम टेबल हेडर, टेबल बॉडी और टेबल फुटर के बारे में पढ़ते हैं। देखो भाई, जिस तरह से वेब पेज में होता है हेडर, बॉडी और फुटर, उसी तरीके से हम टेबल में भी हेडर, बॉडी और फुटर को भी क्रिएट कर सकते हैं। हेडर में हेडर रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी एक तुमने प्रोडक्ट की कोई भी टेबल बनाई है तो उसमें प्रोडक्ट टाइटल क्या है वो सारी चीजें हेडर में आ जाएगी। फुटर में वो सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि ये टेबल कब क्रिएट हुई है, मतलब क्या क्या सामान है और वगैरह वगैरह, ये टेबल किस कंपनी की है वगैरह वगैरह, जो भी चीज होगी फुटर से रिलेटेड जितना भी कंटेंट होगा, मतलब उस टेबल की जो समरी होगी वो सारी की सारी फुटर में डिस्प्ले हो जाएगी। ओके सर। अब किस तरीके से वेबसाइट को ओपन करते हैं, और इसको मैं एक काम करता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये हमने एक टेबल बना रखी थी कल ही, डेटा वन, डेटा टू, डेटा थ्री। इसी को थोड़ा सा यस सर। मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मैं क्या करता हूँ, टेबल में रहने देता हूँ ये सारी चीज़ें, और इसे हटा देते हैं। एंड बॉर्डर रहने देते हैं, अलाइन रहने देते हैं, रूल्स रहने देते हैं, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग हटा देते हैं। मेरे को ये बार बार टॉगल वर्ड रैप करना पड़ता है। अगर आपको एक बार में ही करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे वर्ड रैप, ये आ जाएगा एडिटर वर्ड रैप, तो इसे ऑन कर देना। यस सर। ठीक है। अब जितना भी आप लिखोगे तो उसी पूरे का पूरा जो आपका विंडो ओपन हुआ, वर्क स्पेस ओपन हुआ, उसी के अंदर आपकी कोडिंग चलेगी, इधर उधर नहीं जाएगी। यस सर। सेल स्पेसिंग को डिलीट कर देते हैं। इसमें लेते हैं हम एक टेबल रो, और उसके अंदर टेबल डेटा दे देते हैं दो। ऐसे ही मैं एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और एक यहाँ पे देता हूँ, एक और दे देता हूँ। अब देखो क्या होता है, हमें अपना हेडर क्रिएट करना है इस टेबल में। तो हेडर को क्रिएट करने के लिए हमारे पास टेबल में एक एलिमेंट है जिसे हम कहते हैं टी हेड। तो मैं चाहता हूँ ये जो पहली रो है वो किस में आ जाए, हेडर में आ जाए। तो मैं यहाँ से इसे कट करूंगा, और जो एलिमेंट मैंने बताया टेबल के हेडर को क्रिएट करने के लिए टी हेड, उसका यूज करूंगा, और यहाँ पर इसे पेस्ट। सेम वही प्रोसीजर मैं इसके लिए करूंगा। मैं इसे चाहता हूँ कि भाई हमारा सबसे पहले हेडर होता है, ये तो तुम लोगों ने देखा, हेडर होता है, फिर हमारा बॉडी होता है, यस सर। बॉडी से रिलेटेड कंटेंट, देन आफ्टर सबसे नीचे आता है फुटर। तो मैं अब टी बॉडी एलिमेंट लूंगा टेबल की बॉडी को क्रिएट करने के लिए। टी बॉडी में टेबल का यूजफुल डेटा होता है, ठीक है ना। यस सर। टी बॉडी में हमारा टेबल का यूजफुल डेटा होता है, और इसके बाद हम ले लेंगे टी फुटर। टी फुटर को मतलब फुटर ले लेंगे टेबल का। तो फुटर को क्रिएट करने के लिए हमारे पास टी फुट नाम से एलिमेंट है। क्लियर। यस सर। अब क्या करते हैं, इस टेबल रो में सबसे पहले ले लेता हूँ प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पर देते हैं प्राइस।
प्रोडक्ट नेम में मैं दे देता हूँ सोप कुछ भी, और इसका प्राइस दे देते हैं 23। और यहाँ पर हम फुटर में या तो एक टेबल रो ले लो और उसमें एक टेबल डेटा ही दे देते हैं। क्रिएटेड फॉर XYZ शॉप। अभी देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। इसका आउटपुट कुछ इस तरीके का आ रहा है। प्रोडक्ट नेम आ गया आपका, ये रहा, प्राइस आ गया, ये रहा। अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर जो भी हेडर में आप एलिमेंट रखोगे टेबल डेटा का, वो TD में ना रख के आप TH में रखना। किसमें रखना है? हेडर का जितना भी डेटा है TH में। इसको सेव करेंगे, हमारा हेडर का ये सारा डेटा। अब जो T बॉडी में जितना डेटा आएगा वो TD में आएगा। ठीक है, मैंने TD में रखा हुआ है एज यूजुअल। और TR में डेटा आप चाहो तो TD में रख सकते हो, या फिर TD के अंदर पैराग्राफ भी करके रख सकते हो। लेकिन यह याद रखना कि अगर आपने TD नहीं लगाया और आपने डायरेक्ट पैराग्राफ लिख दिया हेलो वर्ल्ड, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। ये देखो ये कहाँ पहुंच गया हेलो वर्ल्ड, बिकॉज ये जो P है ना, ये इस टेबल का स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। आप TD के अंदर P क्रिएट कर सकते हो, लेकिन P के अंदर आप TD मत करना। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, मैंने कल जैसे बताया था कि वही स्पैनिंग की प्रॉब्लम आ रही है। एक हमारे पास कॉलम इस तरीके से नहीं आ रहा, तो अगर हमें इस तरीके से लेकर इस वाले कॉलम को इससे ज्वाइन करना है तो कैसे करेंगे? इसको ज्वाइन करने के लिए हम रो स्पैन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सॉरी कॉलम स्पैन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कल बताया था कि अगर हमें दो डेटा सेल्स को हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करना है देन हम कॉल स्पैन का यूज करते हैं, Yes, और sir. दो डेटा सेल्स को वर्टिकली ज्वाइन करना है देन हम रो स्पैन का यूज Row करते span. हैं। तो ये किसमें लगेगी? हमें इसे ज्वाइन करना है इस वाले से। Yes, sir. Call ठीक है, span. तो हम लगाएंगे TD में कॉल स्पैन और कितना देंगे 2। सेव किया, ये ज्वाइन हो चुका है। अब ये थोड़ा सा अपीयरेंस इसकी खराब लग रही है क्योंकि ये सेंटर में नहीं है, तो इसे सेंटर में लाने के लिए हमारे पास अलाइन में एक एट्रीब्यूट होता है अलाइन। TD में एक एट्रीब्यूट है अलाइन और उसमें दे देंगे हम सेंटर। सेव किया, ये सेंटर में आ गया। क्लियर? T हेड ही Yes, T sir. बॉडी और T फुट। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर हमने T हेड को यहां से हटा करके यहां पर लिख दिया, ठीक है, T फुट को ऊपर लिख दिया, तो जो स्ट्रक्चर होगा वो वेब पेज का वो बिल्कुल सेम रहेगा। टेबल का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो सेम रहेगा। सबसे पहले वो हेडर को ही रेंडर करेगा, उसके बाद वो फुटर को ही करेगा, और उसके बाद वो बॉडी को ही करेगा। वो सॉरी, सबसे पहले हेडर को, फिर बॉडी को, एंड देन फुटर को। इनको आप किसी भी तरीके से रैंडम तरीके से भी रख लो, लेकिन सबसे पहले हेडर ही आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। मतलब यहाँ पर सबसे पहले हेडर ही डिस्प्ले होगा, उसके बाद आपकी बॉडी होगी टेबल की डिस्प्ले, और उसके बाद आपका फुटर होगा। अब HTML एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड लैंग्वेज के बारे में तो तुमने पढ़ा होगा। हाँ, बताओ बताओ, एक बताओ कंपाइल्ड के बारे में। सब मशीन लैंग्वेज में चेंज होता है। देखो मशीन लैंग्वेज में तो होता है, लेकिन कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में क्या होता है, कोड एक बार में एनालाइज किया जाता है, देन उसमें जितने भी एरर होते हैं वो उसी टाइम पे हमें दिख जाते हैं। यस सर। ठीक है ना? यस सर। कंपाइलेशन टाइम पे ही। लेकिन रन वो उसमें क्या होता है, इंटरप्रेटर में हमें जितने भी एरर होंगे वो सारे मोस्टली एरर रन टाइम से दिखेंगे। ठीक है ना? यस सर। और दूसरी चीज ये है कि कंपाइलेशन जो लैंग्वेज होती है, कंपाइल्ड लैंग्वेजेस जो होती हैं, वो पूरा का पूरा डेटा पढ़ती हैं, हमारा एरर तुरंत के तुरंत बता देती हैं। ये नहीं है कि आपका एरर सबसे लास्ट वाली लाइन में आ रहा है तो ऊपर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में ऐसा अलाउ नहीं है, लेकिन इंटरप्रेटेड में ऐसा अलाउ होता है कि आपका जो एरर आ रहा है अगर वो सबसे नीचे वाली लाइन में है तो नीचे वाली लाइन में ही एरर आएगा। ऊपर की जितनी भी लाइन्स होंगी अगर वो सही हैं तो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी और आउटपुट आपको डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। अब पर यहाँ पर ये है कि हेडर जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये फुटर पहले आ रहा, तो इस कायदे से तो ये फुटर सबसे ऊपर क्रिएट होना चाहिए, ये बॉडी उसके बाद होनी चाहिए, और हेडर सबसे नीचे आना चाहिए। ऐसा यहाँ पर इसलिए नहीं हुआ बिकॉज ये HTML के टेबल की फंक्शनैलिटी है कि जब भी ब्राउजर टेबल को देखता है तो टेबल को देखने के बाद वो हमेशा हेडर को ढूंढेगा टेबल में। अगर हेडर उसे नहीं मिलता है, हेडर उसे नहीं मिलता है और फुटर और बॉडी मिलता है, तो फुटर और बॉडी को उसी तरीके से एग्जीक्यूट करके यहाँ पे डिस्प्ले कराएगा जैसे बॉडी यहाँ पर आई और फुटर यहाँ पे आया। ठीक है? यस सर। मतलब हेडर को सबसे पहले ही करेगा, ये फंक्शनैलिटी है HTML टेबल्स में
कि सबसे पहले उसमें हेडर ही होगा, फिर उसके बाद बॉडी ही होगी, उसके बाद फुटर होगा। क्लियर? यस सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे पास दो लैंग्वेजेस हैं, एक कंपाइल्ड है और एक इंटरप्रेटेड है, ठीक है? तो मैं नहीं पता कौन सी कंपाइल्ड लैंग्वेज है और कौन सी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो तुम सिर्फ और सिर्फ उन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, और उनमें से किसी में भी एरर नहीं है, दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो प्रोग्राम लिखे हुए हैं उनमें से किसी में भी एरर नहीं है, तो तुम सिर्फ और सिर्फ उन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के प्रोग्राम को रन करा करके ये कैसे पता लगाओगे कि हाँ ये प्रोग्राम, ये जो लैंग्वेज है ये कंपाइल्ड है और ये जो लैंग्वेज है ये इंटरप्रेटेड है? बताओ, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम रन करवा करके, और दोनों लैंग्वेजेस में जो प्रोग्राम लिखे हुए हैं वो दोनों में कोई भी एरर नहीं है। देखो, इसका सीधा सा हिसाब है, मैं बताता हूँ, सीधा सा आंसर है। जितनी भी कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती हैं उसमें जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो एक बाइनरी फाइल क्रिएट होती है, लेकिन इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यस यस सी सर। में तुमने देखा होगा एक फाइल क्रिएट होती होगी, बाइनरी फाइल क्रिएट होती है, सर। जावा में भी क्रिएट होती है, यस सर। देखा है? नहीं देखा तो पूछना, नहीं देखा तो पूछना कि जावा में क्रिएट होती है कि नहीं होती है, सी में क्रिएट होती है कि नहीं होती है, ठीक है? यस लेकिन सर। वहीं पर अगर हम पाइथन की और जावास्क्रिप्ट की बात करें तो ऐसी कोई भी फाइल क्रिएट नहीं होती है, ठीक है ना? ना ही जावास्क्रिप्ट में क्रिएट होती है, ना ही पाइथन में क्रिएट होती है आपकी कोई भी बाइनरी फाइल। वो बात दूसरी है कि पाइथन में एक बैकएंड में क्रिएट होती है पर वो आपको दिखाई नहीं देती है, और जावास्क्रिप्ट में तो कोई भी फाइल नहीं क्रिएट होती है। चलो, अब हमारा टॉपिक जावास्क्रिप्ट और पाइथन नहीं है, अभी हमारा टॉपिक है एचटीएमएल टेबल्स। तो टेबल हेडर, टेबल बॉडी और टेबल फुटर का क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट तुम्हें? यस सर। हम्म। अब हमारा जो नेक्स्ट है, मैं इसमें और देखता हूँ, टेबल एलिमेंट, कॉल ग्रुप एंड कॉल एलिमेंट। कॉल ग्रुप एलिमेंट, देखो भाई, कॉल ग्रुप एलिमेंट पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। कॉल ग्रुप और कॉल एलिमेंट क्या होता है? देखो क्या होता है, ग्रुपिंग करने के लिए, हम टेबल्स के कॉलम्स की ग्रुपिंग करने के लिए हम कॉल ग्रुप एलिमेंट का यूज करते हैं, और उसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए कॉल एलिमेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है? द कॉल ग्रुप एलिमेंट स्पेसिफाई अ ग्रुप ऑफ वन और मोर कॉलम इन अ टेबल फॉर फॉर्मेटिंग, ठीक है ना? कॉल ग्रुप एलिमेंट एक या एक से ज्यादा कॉलम्स को ग्रुप कर देता है टेबल्स को, टेबल में उन एलिमेंट को फॉर्मेटिंग करने के लिए, मतलब उनको में कुछ भी अलग अलग प्रॉपर्टी को चेंज करना है, हमें कुछ भी करना है तो हम कॉल ग्रुप एलिमेंट का यूज करते हैं टू डिफाइन डिफरेंट प्रॉपर्टीज टू अ कॉलम विद इन अ कॉल ग्रुप एलिमेंट। यूज द कॉल एलिमेंट विद इन द कॉल ग्रुप एलिमेंट। अगर हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज कॉल ग्रुप एलिमेंट से जो कॉलम ग्रुप किए गए उनको देनी है, देन हम कॉल एलिमेंट का यूज करते हैं। वी यूज स्पैन एट्रीब्यूट टू ग्रुप कॉलम्स यूजिंग कॉल एंड कॉल ग्रुप एलिमेंट। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है। आ रही है? यस यस सर। सर। We use a span attribute to group columns using call and call group element। हम span attribute, हम call group and call element में span attribute का यूज करते हैं, जिसकी मदद से हम इन दोनों एलिमेंट्स में जो कॉलम ग्रुप किए गए हैं, ठीक है ना, सुन रहे यस हो, सर। यस सर। प्रॉपर्टी दे सकें। चलो अब हम आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम टीआर एलिमेंट का यूज करते हैं, टीआर, और एक टेबल रो नहीं लेते, हम ले लेते हैं दो टेबल रो, ठीक है? यस सर। अब इन दोनों टेबल रोज में हम कुछ डेटा अप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया एक टीडी दे दिया, सॉरी टीडी नहीं, टीएच दे देते हैं, टीएच लिया और प्रोडक्ट नेम दे दिया, और एक और टीएच ले लेते हैं,
और उसमें प्राइस दे देते हैं। यहाँ पर एक टीडी लेते हैं, उसे देते हैं सोप, और यहाँ पर एक टीडी देते हैं, उसे कुछ भी प्राइस दे दो, 50 रुपीज दे दो। वैसे इतना तो महंगा नहीं कोई आता था साबुन। yes, तो अब हमें क्या करना है, कॉल ग्रुप और कॉल एलिमेंट लगाना है। तो इसमें क्या है कि अब मैं पहले इसका आउटपुट दिखा देता हूँ, सेव करके इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से इसका आउटपुट आ रहा है। अब क्या करना है हमें, जैसे मान लो कि इन दोनों को एक काम करते हैं, एक और वो ले लेते हैं प्राइस, और क्या देते हैं, एक और प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई बताओ मेरे को, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बताओ। एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट पहले मैन्युफैक्चरिंग डेट तो लिख लो, या फिर मैन्युफैक्चरर। चलो एक काम करते हैं, देखो सुनो, इधर देते हैं हम अपीयरेंस या फिर रेटिंग वगैरह, कुछ भी प्रोडक्ट की रेटिंग जो होती है, ठीक है ना। यस सर। हम या फिर उसका उसकी जो सेल होने की रेट होती है वो वगैरह वगैरह उसी पे डिपेंड होगा। मैं यहाँ पर टीएच ले लेता हूँ, और टीएच में हम दे देते हैं क्वालिटी, ठीक है। यहाँ पर देते हैं गुड, टीडी में गुड। एक और टीआर ले लेते हैं, और उसमें दे देते हैं हम पेन, दे देते पेन एवरेज, यहाँ पर दे दिया हमने 50। अभी सेव कर लिया मैंने। अभी हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो कुछ इस तरीके का है। अब मान लो कॉल ग्रुप एलिमेंट के थ्रू मुझे इन दोनों कॉलम्स को ग्रुप करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कॉल ग्रुप एलिमेंट लूंगा। कॉल ग्रुप एलिमेंट के अंदर मैं क्या लूंगा, कॉल एलिमेंट। कॉल ले लिया मैंने क्या कहा था कि कॉल एलिमेंट के साथ हम एक स्पैन एट्रीब्यूट लगाते हैं, जिसकी मदद से हम कॉलम्स को स्पैन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर स्पैन दे दूंगा। मेरे को 2 कॉलम्स को स्पैन करना है, इसलिए मैं 2 कॉलम्स को स्पैन भी कर लूंगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब ये 2 कॉलम ग्रुप हो गए। अब अगर मैं यहाँ पर बीजी कलर देता हूँ, इक्वल्स टू रेड दूंगा, चेक करते हैं पहले क्या आ रहा है। तो तुम देख रहे हो 2 कॉलम्स का ही बीजी कलर रेड आ रहा है, बाकी एक का रह गया। यस सर। एक में हम कॉलर दे देंगे और इसमें बीजी कलर अप्लाई करेंगे, बीजी कलर इक्वल्स टू ग्रीन। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टी दे सकते हैं बाय यूजिंग कॉल ग्रुप एंड कॉल एलिमेंट। मतलब 2 कॉलम्स को ग्रुप करो, उसमें जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है टेबल की वो कर दो, ठीक है। ऑल्सो हम CSS का भी यूज कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो CSS का यूज कर सकते हैं। CSS को लगाने के लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। देखो भाई, ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट है इसके बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम CSS के बारे में जानेंगे कि CSS को किस तरह से हम वेब पेज पे अप्लाई करते हैं। बट उसमें ये जान लो कि CSS को किसी एलिमेंट या टैग के साथ अप्लाई करने के लिए हमारे पास CSS का एक एट्रीब्यूट होता है, जैसे हम कहते हैं स्टाइल। इस स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर जैसे हम अपने HTML एट्रीब्यूट्स के अंदर एक प्री डिफाइंड वैल्यू लिखते हैं, उसी तरीके से स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम CSS की प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? अब अगर हमें इसका कॉल का पहले वाले ये जो कॉल है, इसका ये दोनों जो कॉल है जो हमने स्पैन किए हैं, इन दोनों कॉलम का बैकग्राउंड कलर देना है, तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे। बैकग्राउंड कलर एक CSS की प्रॉपर्टी है जिसके मदद से हम किसी भी एलिमेंट पे एक बैकग्राउंड कलर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर एक्वा दे दूंगा और सेव करवाऊंगा तो यहाँ पर एक्वा डिस्प्ले होगा, दिख रहा है तुम्हें? तो इस तरीके से CSS की प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं, लेकिन तुम्हें अभी बहुत ज्यादा आसान लगेगी। देखो अभी जो तुम HTML कर रहे हो ना, जब CSS करोगे तो तुम HTML करना ही छोड़ दोगे, बिल्कुल ज्यादा नहीं करोगे, बस स्ट्रक्चर क्रिएट किया, उसके बाद पूरा का पूरा काम CSS में हो रहा है। यस सर। क्लियर हुआ कॉल एंड कॉल ग्रुप का टॉपिक? यस सर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्म्स। तो फॉर्म्स क्या होते हैं? जब भी हमें कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, यूजर से रजिस्टर करवाना है, यूजर से इनपुट डेटा लेना है, तो हमें किसी तरीके का टेक्स्ट फील्ड या कुछ इनपुट चाहिए होता है। वो इनपुट के फील्ड जितने भी होते हैं जिससे यूजर अपनी इंफॉर्मेशन फिल करता है या पास करता है, वो सारे फॉर्म के फील्ड्स होते हैं, ठीक है ना। फॉर्म से रिलेटेड आइटम्स होते हैं। हमने अपने वेब पेजेस पे
या फिर डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपने फॉर्म्स देखे होंगे अलग अलग तरीके, कोई रजिस्टर करवाता है, कोई लॉगिन करवाता है। और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जैसे आप किसी कॉलेज या स्कूल में जाते हो तो वहां पर एक हार्ड कॉपी में जो फॉर्म दिया जाता है फिल करने के लिए, यस सर। बस डिफरेंस इतना होता है कि वो एक हार्ड कॉपी में फॉर्म दिया जाता है और वो ऑफलाइन फॉर्म होता है, या फिर मतलब कह सकते हो कि उसे तुम अपने सामने ही भर रहे हो, नहीं ये तो नहीं कह सकते, उसे तुम पेन और पेंसिल्स वगैरह से भरते हो। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर्स में अगर हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं और अगर हमें उसके थ्रू रजिस्टर करना है, देन हम HTML फॉर्म्स का यूज करते हैं। और वो फॉर्म बिल्कुल सेम उसी तरीके के फॉर्म में होता है जैसे कि आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में इस्तेमाल करते हो या फिर कोई और प्रोसेस होता है, बट वो फॉर्म से रिलेटेड होता है। ठीक है। Yes, sir. यस सर। HTML फॉर्म्स आर यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट। जब हमें यूजर से इनपुट कलेक्ट करना होता है देन हम HTML में फॉर्म्स को यूज करते हैं। With HTML form, we can collect different kind of user input such as contact detail like name, email address, phone numbers और details like credit card information etc. HTML फॉर्म की मदद से हम यूजर के अलग अलग तरीके के इनपुट जैसे कि उसका नाम हो गया, उसका ईमेल एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, या फिर अलग और जो डिटेल्स इंफॉर्मेशन होती हैं जैसे क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गई, वो सारी चीजें क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। Yes, sir. ठीक है। द फॉर्म यस एलिमेंट सर। इज यूज टू क्रिएट फॉर्म्स इन HTML। हम HTML में फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए फॉर्म एलिमेंट का यूज करते हैं। वी कैन क्रिएट फॉर्म्स इनसाइड वी कैन क्रिएट फॉर्म फील्ड्स इनसाइड फॉर्म एलिमेंट बाय यूजिंग इनपुट एंड सिलेक्ट एलिमेंट। अगर हमें फॉर्म फील्ड्स को क्रिएट करना है फॉर्म एलिमेंट के अंदर, देन हम इनपुट और सिलेक्ट एलिमेंट का यूज करते हैं। इधर मैंने एक चीज और मेंशन नहीं करी है, हम इधर टेक्स्ट एरिया का भी यूज करते हैं। जैसे तुमने देखा होगा, तुम किसी को मैसेज भेजते हो या फिर तुम्हारे पास एक कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है, Yes, sir. कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है, उसमें एक मैसेज होता है कि आप अपनी क्वेरी इधर लिख दो और सेंड कर दो, तो वो बड़ा सा बॉक्स होता है ना, उसके लिए Yes, हम sir. यस टेक्स्ट सर। एरिया नाम से एलिमेंट होता है उसको यूज करते हैं। ठीक है ना, तो वो भी इधर मेंशन कर लेना कि टेक्स्ट एरिया एलिमेंट को भी हम यूज करते हैं। ठीक है। Okay, sir. यस सर। मैं तुम्हें समझाता हूँ अच्छे से कि फॉर्म एलिमेंट में देखो इस तरीके का हमारा HTML का फॉर्म दिखता है, दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, यहाँ Yes, sir. पर यस यहाँ सर। पर यहाँ पर ये जो है नेम पासवर्ड ईमेल, मतलब जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, वो क्या है, लेबल्स होते हैं फॉर्म के, इन्हें क्या कहते हैं, फॉर्म लेबल्स। लेबल। Label. और ये जो है जहां पर यूजर अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप करेगा वो क्या है, वो सारे फॉर्म इनपुट्स हैं। Input. जैसे कि नेम के आगे मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना रखा है, उसके अंदर यूजर अपना इनपुट फिल करेगा, और वो क्या है, एक फॉर्म इनपुट फील्ड कह सकते हैं या फिर एक फॉर्म इनपुट है। ओके। यस सर। ये अलग अलग तरीके के इनपुट हैं, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। जस्ट पहले मैं ये दिखाता हूँ कि हम HTML के थ्रू फॉर्म्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं। Yes, sir. अब जब मैंने फॉर्म फिल कर दिया तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है ना, Yes, sir. तुम्हें दिख रहा है, जब फॉर्म Yes. यूजर तरीके से करेगा। पासवर्ड वाला फील्ड तुम देख रहे हो किस तरह से आ रहा है, जैसे पासवर्ड में होता है, तुमने देखा होगा जनरली sir. पासवर्ड इस तरीके से आता है बुलेटेड फॉर्म में। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो सपोर्टेड एट्रीब्यूट देखो भाई, ये जो सपोर्टेड एट्रीब्यूट्स हैं इनका अभी HTML में 1% का भी काम नहीं है, लेकिन इनका काम जो होता है वो हमें सर्वर साइड लैंग्वेज में पड़ता है जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं। तो इन एट्रीब्यूट्स के बारे में तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इन एट्रीब्यूट्स के बारे में जब हम PHP में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है। Yes, sir. तो मैं बताता हूँ HTML में फॉर्म्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। Yes, sir. टेबल्स का टॉपिक क्लियर हो गया था ना तुम लोगों को? Sir, हो गया कोई नहीं, अगर कोई भी दिक्कत है फिर भी पूछ लेना। यस सर। Yes. फॉर्म लिया मैंने, अब फॉर्म में ये एक्शन बाय डिफॉल्ट आ रहा है, एक्शन मैं बताऊंगा कि क्यों होता है, लेकिन अभी पहले फॉर्म के जो इनपुट फील्ड्स होते हैं वो किस तरह से क्रिएट करते हैं। देखो मैंने स्लाइड में बताया था कि फॉर्म के इनपुट फील्ड को क्रिएट करने के लिए हम इनपुट एलिमेंट या सिलेक्ट एलिमेंट या टेक्स्ट एरिया एलिमेंट, इन तीनों में से किसी का भी यूज करते हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है इन तीनों में वो होता है सबसे पहले ज्यादा इनपुट। ठीक है। और अगर हमें एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर लिख देंगे टेक्स्ट, तो टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। या फिर तुम डायरेक्ट लिख दो इनपुट लिख दिया डायरेक्ट। अब इसके बाद आ गया ना टाइप टेक्स्ट, तो बाय डिफॉल्ट ये टाइप टेक्स्ट ही देता है। यस सर। तो ठीक है, एक तो ये हो गया। अभी हम इसे सेव करके देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। Yes, sir. ठीक है, इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं इसमें कुछ भी इनपुट फिल कर सकता हूँ अपने कीबोर्ड से। Yes, sir. यस सर। ऑल्सो अगर इसके नीचे तुमने बटन भी देखा होगा, तो बटन को क्रिएट करने के लिए हम इनपुट टाइप
इसका बताओ। टाइप देखो, इनपुट का जो टाइप दे दोगे वही यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये टाइप्स कैसे देते हैं और कौन कौन से टाइप्स होते हैं, अभी हम इनपुट टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबमिट दे दिया मैंने यहाँ पर। अगर हमें फॉर्म के अंदर कोई बटन क्रिएट करना है, देन हम सबमिट इनपुट टाइप का यूज करते हैं। सेव किया, यहाँ पर सबमिट आ गया, यस सर। ये बटन आ गया, बटन। Yes, sir. ठीक है, Yes, अब sir. अगर तुम्हें सबमिट के अंदर कुछ और चेंज करना है, देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक वैल्यू नाम से एट्रीब्यूट होता है, उसकी जगह मैंने कर दिया लॉगिन। लॉगिन दे दिया मैंने, सेव किया, यहाँ पे लॉगिन आ गया। बताओ, लो, आवाज आ रही है मेरी तुम दोनों को? Yes, हाँ sir. तो देखो, अगर हमें बटन के अंदर का जो टेक्स्ट लिखा है उसे चेंज करना है, देन हम वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ठीक है, ऑल्सो एक सर। तरीका और होता है, हम इनपुट में टाइप सबमिट की जगह टाइप बटन का भी यूज कर देंगे तो भी हमारे पास बटन आ जाएगा। यहाँ पे देख लो, ये चेंज नहीं हो रहा, मैं इसकी जगह कर देता हूँ चेक। चेक लिख दिया तो वहां पे चेक भी हो गया। ऑल्सो एक तरीका और होता है बटन को क्रिएट करने का, वो होता है बटन डायरेक्ट। बटन लिख दो और क्लिक मी, ये लिख दिया मैंने, तो एक बटन और क्रिएट हो जाएगा, ये देखो। तो Yes, ये sir. प्रोसीजर होता है, अलग अलग तरीके के तरीका होता है जो कि बटन को क्रिएट करता है। समझ में आया? फॉर्म्स में Yes, हम sir. किस तरह से फॉर्म फील्ड्स क्रिएट करते हैं, अभी मैं वन बाय वन बहुत सारे फॉर्म फील्ड्स को क्रिएट करना बताऊंगा तुम लोगों को। अब हमारे पास किस तरीके का फॉर्म, मैं पहले आगे और देख लेता हूँ इसमें क्या है। और हाँ, डिफरेंट इनपुट टाइप्स, ये सारे इनपुट टाइप्स हैं जो कि इनपुट एलिमेंट में यूज होते हैं। पहले एक काम करते हैं, इस तरीके का फॉर्म क्रिएट करते हैं। Yes, ठीक sir. है, जैसा ये Yes. फॉर्म है। ओके, Yes, Yes, sir. sir. समझना इस चीज को थोड़ा सा। सबसे पहले क्या है, इसमें एक हेडिंग लिखी हुई है, तुम लोग मुझे बताते चलो कि कैसे करेंगे। सबसे पहले एक हेडिंग लिखी हुई है, या H1 ले लेंगे सर। H1 ले लिया, HTML फॉर्म। उसके बाद हमारा फॉर्म क्रिएट करना है, पर यहाँ Yes, पर sir. तुम्हें एक चीज दिख रही होगी कि मैंने इस तरीके से लिया है, ये किसी के अंदर लिया है, मैंने टेबल के अंदर लिया है ये फॉर्म। Yes, sir. Yes, sir. तुमने देखा था कि अभी मैं जो फॉर्म क्रिएट कर रहा था वो अनइवन आ रहा था, मतलब उसकी जो अपीयरेंस थी वो अच्छी नहीं आ रही थी, और Yes, sir. उसके जो इनपुट आ रहे थे वो किसी को कहीं से मार्जिन मिल रही है, कोई कहीं से स्टार्ट हो रहा है, इस तरीके से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर हमें एक कैटेगराइज करके फॉर्म के फील्ड्स को क्रिएट करना है या डिस्प्ले करवाना है अपने वेब पेज पे, देन हम HTML टेबल्स का यूज करके ऐसा कर सकते हैं। Yes, sir. पर मैं एक बात और बता दूं, HTML में जो सबसे हैवी टैग होता है वो होता है टेबल। तो इसे Yeah. ज्यादा यूज ना किया जाए वेब पेज पे तो ही ज्यादा सही है, अदरवाइज वेब पेज पे वेबसाइट को ओपन होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है ना? Yes, 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 sir. sir. चलो, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक टेबल क्रिएट हुई है रेक्टेंगुलर बॉक्स में, तो एक टेबल ले लेते हैं भाई, इसको डिलीट कर देते हैं। एक टेबल ले ली, Yes, sir. टेबल में कुछ विड्थ Height, दे देंगे। width और height. विड्थ दे दी, कितनी विड्थ देते हैं? विड्थ देते 700, Yes, और हाइट Yes, sir. देते हैं 500 yes, sir. या फिर 400 पिक्सल्स, आगे जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ Yes, पर sir. तुम्हें एक सिंगल बॉर्डर दिख रहा है। सिंगल बॉर्डर को क्रिएट करने के लिए हमारे पास टेबल में एक एट्रीब्यूट था रूल्स, और रूल्स में जो वैल्यू पास कर देते हैं हम ऑल। अब हमारे पास टेबल में एक ही बॉर्डर आएगा, दो के जगह। ठीक है ना? Yes, इसके sir. अलावा हम बॉर्डर ले लेते हैं, बॉर्डर, और बॉर्डर में 2 पास कर देते हैं। अब हमारे 2. पास एक टेबल का स्ट्रक्चर आ गया, वो देखना। रिफ्रेश करूंगा मैं पेज को, यहाँ टेबल, विड्थ, हाइट, रूल्स और बॉर्डर। अच्छा, मैंने सिर्फ और सिर्फ टेबल क्रिएट किया, कुछ हाइट विड्थ दे तो दिया, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? एक चीज और देखें, रुक जाओ, ओके, आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। हाँ तो भाई, अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट,
नेम है और रोहित सिंह, मतलब इस तरीके का एक फील्ड है मेरे पास, ठीक है ना। Yes, sir. इसको कैसे क्रिएट करेंगे? अब जब हमने टेबल का ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया, ठीक है, Yes, sir. ध्यान से देखना, टेबल का रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया, Yes, इसमें sir. कितनी रोज हैं? 1 2 Eight, 3 40, 4 5 6 7 और 8, 8. 8 रो है। यस Yes, सर। sir. तो 8 रोज ले लेंगे हम, टी आर इंटू 8, ये 8 रो हो गई। अब Yes. जितनी भी यहाँ पर 8 रोज है, उसमें एक और दो डेटा सेल्स है, एक ये रहा और एक ये रहा, Yes, sir. यही Yes, दोनों तो sir. है। Yes, sir. डेटा सेल्स पास कर देंगे यहाँ पर, दो डेटा सेल्स, टीडी, ठीक है, अगेन कॉपी किया, टीडी, ठीक है, दो Yes, डेटा sir. सेल्स, नेक्स्ट वाले में भी दो डेटा सेल्स है, इसमें भी दो डेटा सेल्स है, इसमें भी दो डेटा, ठीक है। Yes, sir. यहाँ तक हमारी 1 2 3 4 5। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं पहले पूरा टेबल कंप्लीट करवा करके, सॉरी पूरा फॉर्म कंप्लीट करवा करके फिर ये बनवाऊं? हाँ सर, ऐसा ही कर लो. ऐसे ही करूं? पहले पूरा फॉर्म बना, जितना भी फॉर्म में एलिमेंट्स यूज होते हैं वो सारे में हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसे यूज करते हैं, ओके। Yes, sir. यस सर। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसे समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। बस ये देख लिया ना कि HTML फॉर्म्स में हमें अगर इनपुट फील्ड्स क्रिएट करने हैं, देन हम इनपुट टैग का, सिलेक्ट का और टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं, ठीक है। यस सर। अब डिफरेंट डिफरेंट इनपुट टाइप्स कैसे क्रिएट करते हैं, पहले हम ये देखते हैं। मैंने क्या सारा का सारा इसी में कर दिया है क्या? टेक्स्ट एरिया एलिमेंट, डिफरेंट फॉर्म इनपुट्स इन HTML फॉर्म इनपुट एंड सिलेक्ट एलिमेंट्स। एक मिनट में ये सारी पीपीटी को देख लूं। यस सर। इसमें ये दो स्लाइड मैंने ना पहले ही कर दिए, यहाँ तक ही था ये फॉर्म से। अब हम देखते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया कैसे क्रिएट करते हैं HTML में, और टेक्स्ट एरिया क्या होता है। इनपुट तुमने देख लिया, यस Yes, सर। sir. इनपुट देख लिया, इनपुट से किस तरीके का इनपुट क्रिएट होता है। Yes, अब sir. हम फॉर्म में यूज होने वाले टेक्स्ट एरिया का देखते हैं। फॉर्म में टेक्स्ट एरिया को किस तरीके से यूज करते हैं, मैं यहाँ पर दे दिया टेक्स्ट एरिया। अभी हम इसे सेव करते हैं और चेक करते हैं ब्राउजर में क्या आउटपुट आ रहा है। देखो एक टेक्स्ट एरिया आ रहा है तुम्हारे पास, ये रहा। जो वो वाला इनपुट था जो हमने इनपुट एलिमेंट के थ्रू क्रिएट किया था, इनपुट इसके थ्रू क्रिएट किया था, इसमें और इसमें डिफरेंस ये होता है कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं, एंटर और नेक्स्ट लाइन का यूज नहीं कर सकते, मल्टी लाइन्स यूज नहीं कर सकते इस वाले टेक्स्ट फील्ड में। लेकिन इस वाले टेक्स्ट फील्ड में हम मल्टी लाइन्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसे मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट भी कहा जाता है और इसे सिंगल लाइन इनपुट कहा जाता है। ऑल्सो इसमें Yes, क्या sir. डिफरेंस है, इसे हम रीसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन इसे हम रीसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। यस सर। जो इसकी रीसाइजिंग है वो हम CSS में, जैसे यहाँ पर, अब ये तो एक दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना कि अगर जैसे तुमने अपनी वेबसाइट पे HTML के थ्रू एक फॉर्म दिखा दिया और उसे रीसाइजेबल कर दिया, तो यूजर पता क्या करेगा, इतना भी बड़ा कर सकता है, कैसे भी कर देगा वो, तो इससे तो तुम्हारे वेब पेज की अपीयरेंस खराब होगी ना। तो CSS की मदद से हम ये जो इसकी रीसाइजिंग है ना, ये भी डिसेबल कर देंगे। तो टेक्स्ट एरिया में क्या होता है, हमारे पास ये नेम और आईडी हटाओ, अभी इसका यूज नहीं है, कॉलम्स और रोज होती हैं, ठीक है। क्या होती यस है, सर। कॉलम Column. कॉलम्स और रोज होती हैं। जब भी आप
मैंने यहाँ पर दे दिया 130 और सेव किया। तो जब भी आप कॉलम्स में ज्यादा वैल्यू दोगे तो हमारी जो HTML में टेक्स्ट एरिया है उसकी विड्थ इंक्रीज होगी, और वहीं पर अगर आप रोज की दोगे तो हमारी हाइट इंक्रीज होगी उस टेक्स्ट एरिया की। ठीक है, ये Yes. ध्यान रखना। Yes, यस sir. सर। इतने नंबर ऑफ रोज और इतने नंबर ऑफ कॉलम्स, जो एक स्टैंडर्ड है वो इतना ही दे दिया करो, 30/50 ये दे दिया, सॉरी 30/50 उल्टा हो गया मुझसे। 50 कुछ इतना बड़ा टेक्स्ट एरिया दिया जाता है वेबसाइट्स में। Yes, sir. ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया दिखा, टेक्स्ट एरिया में किस तरह से हम कर सकते हैं बताओ। Sir. Yes, यस sir. सर। ये टेक्स्ट एरिया किस लिए यूज होता है? सबसे पहले ये टेक्स्ट एरिया मैं बता देता हूँ। ये टेक्स्ट एरिया जनरली यूज होता है मैसेजेस को सेंड करने के लिए। ठीक है ना, मैसेज यहाँ पर लिखा होता है और उसके बाद हम एक BR लगा देते हैं। ठीक है, Yes, यस sir. सर। कॉन्टेक्ट फॉर्म में देखा है ना, इस तरह से मैसेज लिखा होता है और नीचे आप अपना मैसेज लिखो और Yes, sir. सेंड कर सकते हो। इसके अलावा अब हमारा नेक्स्ट है, टेक्स्ट एरिया में तो हो गया ये मेरा। द टेक्स्ट एरिया इनपुट डिफाइंस अ मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट इन HTML फॉर्म। जैसा कि अभी मैंने बताया, टेक्स्ट एरिया इनपुट की मदद से हम एक मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट अपने HTML फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया इनपुट को क्रिएट करने के लिए हम टेक्स्ट एरिया एलिमेंट का यूज करते हैं। टेक्स्ट एरिया इनपुट इज मोस्टली यूज फॉर क्रिएटिंग मैसेजेस डिस्क्रिप्शन फील्ड इन HTML फॉर्म। HTML फॉर्म में जब हमें मैसेजेस का फील्ड या फिर डिस्क्रिप्शन फील्ड्स को क्रिएट करना है, देन हम टेक्स्ट एरिया इनपुट को यूज करते हैं। क्लियर? Yes, sir. यस सर। इस तरह से हमारा टेक्स्ट एरिया दिखता है। टेक्स्ट एरिया में जो सपोर्टेड एट्रीब्यूट्स, मैंने इसको भी गलत कर रखा है, तो लग रहा है अपनी PPT दोबारा से है ना फॉर्मेट करनी पड़ेगी। एट्रीब्यूट तो याद से करने पड़ेंगे, बहुत एट्रीब्यूट हैं इसमें। हाँ, वो एट्रीब्यूट याद हो जाते हैं वर्क करते करते। Yes, sir. करते करते तुम लोगों को याद हो जाएगा कि ये एट्रीब्यूट क्यों यूज किया जाता है। Yes, sir. अब आता है जो अभी हमारा था ना टेक्स्ट एरिया में, मैं इसे चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। डिफरेंट फॉर्म इनपुट्स। अब हमारे जो अलग अलग तरह के फॉर्म इनपुट्स हैं, और मैं देखूंगा 1 मिनट। अब हम सिलेक्ट एलिमेंट और फॉर्म में जो अलग अलग तरीके के इनपुट्स यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना? यस सर। तो सिलेक्ट एलिमेंट में किस तरह से हम वर्क करते हैं, यहाँ पर हमने ये देख लिया कि हम टेक्स्ट एरिया के लिए टेक्स्ट एरिया एलिमेंट का यूज करते हैं। इनपुट इंसर्ट करवाने तो इनपुट के लिए इनपुट एलिमेंट का यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर हमें सिलेक्ट कहते हैं, चलो सिलेक्ट फील्ड के बारे में पहले मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, जब तक दिखाऊंगा नहीं तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। द सिलेक्ट एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट इन HTML फॉर्म। अगर हमें कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट HTML फॉर्म में क्रिएट करनी है, देन हम सिलेक्ट एलिमेंट का यूज करते हैं। Inside select element, we use option element in order to create drop down list item. अगर select element में हमें options create करने हैं या फिर list item उस drop down के create करने हैं, then हम option element का use करते हैं। We also use opt group element in order to categorize drop down list items created by option element. जो ड्रॉप डाउन लिस्ट के आइटम्स क्रिएट हुए हैं सिलेक्ट एलिमेंट में, अगर हमें उन्हें कैटेगराइज करना है, देन हम ऑप्ट ग्रुप एलिमेंट का यूज करते हैं। जैसे मान लो कि तुमने एक सिलेक्ट ली लैंग्वेज की और ब्राउजर की कंबाइन, ठीक है? यस सर। Yes, sir. तो उनको अलग अलग करने के लिए हम ऑप्ट ग्रुप एलिमेंट का यूज करते हैं। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्या होता है ये ऑप्ट ग्रुप और ये सब क्या होता है। देखो यहाँ पर इस तरीके से एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट एलिमेंट। दिख रही है ये? Yes, sir. यहाँ पर ये क्या है, पूरा का पूरा सिलेक्ट एलिमेंट के थ्रू क्रिएट हुई है।
इसमें क्या है, ये जो दिख रहा है ना, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट और पाइथन, ये सारे क्या है, ऑप्शन एलिमेंट के थ्रू ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के आइटम्स क्रिएट किए गए हैं। Yes, sir. और यहाँ पर ये जो मार्कअप लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखा हुआ है, ये किसके, ऑप्ट ग्रुप एलिमेंट के थ्रू क्रिएट किए हैं, इन्हें कहते हैं ऑप्शन ग्रुप। क्लियर? अब तो देख करके ही पता चल गया होगा, बताओ क्लियर हुआ टॉपिक? मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों के पास? अब आ रही है। अभी डिस्कनेक्ट हो गई थी? यस सर। अच्छा चलो ठीक है, ये क्लियर हुआ टॉपिक? यस सर, हो गया। सिलेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन ग्रुप एलिमेंट्स किस तरह से डिस्प्ले होते हैं? तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक सिलेक्ट एलिमेंट क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे? एक फॉर्म ले लिया और एक ये ले लिया। सिलेक्ट एलिमेंट को ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे एचटीएमएल फॉर्म में आई थी, इसे क्रिएट करने के लिए हम क्या लेते हैं, सिलेक्ट लिया। नेम और आईडी का कोई काम नहीं है अभी। नेम और आईडी के बारे में अगर वीएस कोड ऑटोमेटिकली दे देता है आपको एट्रीब्यूट, तो आपको नेम और आईडी का कोई भी काम नहीं है, उसको मत करो, ठीक है। अब सिलेक्ट में हमारे पास किस तरह का इनपुट आ जाएगा, इस तरीके की आ जाएगी। अभी इसमें ऑप्शन क्रिएट नहीं किए गए हैं, इस वजह से यहाँ पर ऐसे आ रही है। अभी ऑप्शन क्रिएट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर दे देता हूं ऑप्शन, ठीक है। वैल्यू दे दिया मैंने HTML और इधर दे दिया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑल्सो एक और ऑप्शन ले लिया, वैल्यू दे दिया CSS, ठीक है। सेव किया, यहाँ पर ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं, तुम देख रहे होगे एक ड्रॉप डाउन डिस्प्ले हो रही है। ऑल्सो काफी सारे ऑप्शन और ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया, जैसे उसमें भी दिया था हमने, ऑप्शन लिया था JS और यहाँ पे दिया जावा स्क्रिप्ट। ये सबसे बड़ा टॉपिक है HTML में फॉर्म का। पाइथन ले लेते हैं, पाइथन। अभी देखना तुम्हारे पास इस ड्रॉप डाउन में, जो कि हमने सिलेक्ट एलिमेंट के थ्रू क्रिएट की गई, ये चारों ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। अवेलेबल है, दिख रहे हैं? अब क्या करते हैं, हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं। इन्हें कैटेगराइज करने के लिए ऑप्ट ग्रुप एलिमेंट का यूज करते हैं। कैसे करेंगे, इन दोनों को मुझे कैटेगराइज करना है, तो मैंने ऑप्ट ग्रुप एलिमेंट लूंगा और उसके अंदर मैं इधर दे दूंगा, ऑप्ट ग्रुप था OPT, ठीक है ना। इस ऑप्ट ग्रुप के अंदर हम एक लेबल लिखते हैं, लेबल नाम से एट्रीब्यूट लेते हैं। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ये याद नहीं होंगे। एक मिनट रुको, इसके लिए भी कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा मेरे को। चलो पहले तो ये लिखो, मार्कअप लैंग्वेज। हाँ, मेरे पास इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है, जो काफी सारे एट्रीब्यूट्स है ना, इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास। अभी मैं दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पर जब हम करेंगे तो एक मार्कअप लैंग्वेज हो रहा है, और ऑप्ट ग्रुप में एक लेबल और देना पड़ेगा, लेबल तो मार्कअप लैंग्वेज आ रहा है, पर जो ऑप्ट ग्रुप एलिमेंट के थ्रू हम ऑप्शन क्रिएट करेंगे उसे हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। देख लो, इस पे नहीं पहुंच रहा ना सिलेक्शन, लेकिन जावास्क्रिप्ट पाइथन इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस ऑप्ट ग्रुप एलिमेंट का क्या काम होता है कि वो जो हमारे सिलेक्ट एलिमेंट में ड्रॉप डाउन लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं उन्हें कैटेगराइज कर देती है। जैसे इससे कैटेगराइज हो गया कि हाँ ये मार्कअप लैंग्वेजेस के आइटम्स हैं, और इसे कैटेगराइज हो गया ये
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आइटम है। जैसे तुमने अपने रिजल्ट में भी देखा होगा, यस सर। रिजल्ट में कहाँ देखा है, आता है ना कि सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया तो सेकेंड ईयर का ऊपर शो हो रहा होता है, यस सर। दिखता है ना। सेकेंड ईयर का है तो सेकेंड ईयर का कौन सा सेमेस्टर है तो वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। यस थर्ड ईयर सर। का यस। तो थर्ड ईयर का कौन सा सेमेस्टर है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, इस तरीके हाँ। से। तो इस तरीके से कैटेगराइज होता है वहां पे भी। अब देखो मैं बोल रहा था ना कि मेरे पास इस चीज का भी सॉल्यूशन है, देखो मैं दिखा देता हूँ क्या है। ड्राइव, HTML टैग्स, वो मिल रहा नहीं है मेरे को, वो वाली पीपीटी नहीं मिल रही। हाँ ये रही। देखो मैंने एक पीपीटी पहले बनाई हुई थी, तो जैसे एंकर टैग है, एंकर टैग में जो एट्रीब्यूट यूज होता है उस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। अल्फाबेट ए के साथ अरेंज भी है ये। ऑडियो टैग में जो एट्रीब्यूट यूज होते हैं वो सारे ये रहे। बी अल्फाबेट, बटन के साथ जो एट्रीब्यूट यूज होता है वो ये रहे, बॉडी के साथ जो यूज होता है वो ये रहे, ठीक है। एम्बेडिंग टैग के साथ यूज होते हैं वो ये रहे। इससे तुम्हें आसानी हो जाएगी, ठीक है। यस सर। ये वाली Yes, sir. पीपीटी और मैं भेज दूंगा, ओके। यस सर। अब तो सही है, हाँ आप सही है सर। चलो। तो हमारा ये जो सिलेक्ट था ये भी ओवर हो गया, तुम्हें पता चल गई कि किस तरह से हम ड्रॉप डाउन फॉर्म्स में क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट एलिमेंट। अब हमारे पास क्या है, अब हम इनपुट टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, जो अलग अलग तरीके के इनपुट टाइप्स हैं। इनपुट टाइप्स फॉर इनपुट एलिमेंट। देखो ये सारे इनपुट टाइप्स हैं जिसको हम इनपुट एलिमेंट के साथ यूज करते हैं। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि इन सारे इनपुट से किस तरीके का अलग अलग तरीके का इनपुट क्रिएट होता है। सबसे पहला क्या हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। वैसे यस सर। आते Yes, हैं sir. और यहाँ पर लेते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। टेक्स्ट से तुम्हें पता है नॉर्मली एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, ये रहा देख लो, हो रहा है। इसमें हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब इनपुट टाइप बटन, इससे बटन क्रिएट हो जाएगा, ये बटन आ गया। अब इसके अंदर अगर हमें कुछ वैल्यू लिखनी है तो हम यहाँ पर वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट यूज करेंगे और इसमें दे देंगे क्या, कुछ भी दे दो, क्लिक मी। क्लियर तो हो रहा है ना तुम लोगों को। यस सर। अब आता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होता है, इनपुट टाइप। यहाँ पर याद रख लेना ये जितनी भी वैल्यूज है वो इनपुट टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू है। यस सर। चेक बॉक्स, इसको डिलीट कर देते हैं। तो एक चेक बॉक्स आ जाएगा हमारे पास जिसे हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। यस उसके सर। बाद इनपुट टाइप रेडियो है, ये रेडियो आ गया हमारे पास। पर मैं एक चीज और बता दूं कि जैसे चेक बॉक्स था हमारे पास, चेक बॉक्स, और मैंने सही कॉपी कर लिया, दो वैल्यू दे दी, रेडियो एंड रेडियो, सेव किया। ये तुम देख रहे हो ये दोनों सिलेक्ट हो गए और ये भी दोनों सिलेक्ट हो गए। जनरली तुमने फॉर्म में देखा होगा कि अगर इस तरीके सर्कुलर इनपुट्स आते हैं तो उनमें से एक ही सिलेक्ट होता है यस सर। यस सर। है ना।
और लेकिन ये जो है इनपुट, Yes, ये चेक बॉक्सेस जो होते हैं ये मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी बता देता हूँ कि ये जो सर्कुलर आते हैं इन्हें रेडियो कहते हैं, और रेडियो बटन जो होते हैं या रेडियो इनपुट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल चॉइस के लिए होते हैं। लेकिन जहां पर हमें मल्टीपल चॉइसेस का ऑप्शन देना यूजर को, वहां पर हम चेक बॉक्स का यूज करते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि इनमें से एक ही सिलेक्ट हो, तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगाएंगे, क्या, NAME, नेम, और उसमें कोई भी रैंडम वैल्यू जो तुम्हारे मन में आए वो दे दो। जैसे ये जो रेडियो इनपुट्स थे ये मैंने किसके लिए क्रिएट किए थे, जेंडर के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया जेंडर, और सेम यहीं पर दे दिया जेंडर, नेम कॉपी किया और सेम यहीं पर दे दिया जेंडर। अभी सेव किया। अभी अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को क्लिक करूंगा तो ये किया हुआ। कोई नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है सुनो, यस सर। देखो जैसे तुम्हें ये अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी सर ने नेम एट्रीब्यूट क्यों लिया, ठीक है ना। सडनली नेम एट्रीब्यूट लेकर के सर ने ऐसा क्यों किया, ये तो तुम अभी अपने दिमाग में रख सकते हो ना कि हाँ अगर हमें इन दोनों इनपुट में से किसी एक को ही सिलेक्ट करवाना यूजर से, देन हम नेम इनपुट के अंदर एक सिमिलर वैल्यू ही पास करेंगे। यस सर। अब इतना ध्यान रखो बस, इससे Yes, ज्यादा sir. ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि नेम एट्रीब्यूट में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। यस Yes, सर। sir. ये टाइप जो है, इन टाइप्स को ध्यान रखो कि हाँ इन टाइप से ये इनपुट क्रिएट होता है। रेडियो से हमारे पास सर्कुलर इनपुट क्रिएट हो जाता है, उसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, इनपुट टाइप कलर। सेव किया, यहां पर दिख गया एक कलर पिकर आ गया, ठीक है। Yes, sir. इनपुट टाइप डेट, सेव किया, डेट पिकर आ गया हमारे पास एक ये, इसमें आप कोई भी डेट चूज कर सकते हो। ईमेल, एक ईमेल से रिलेटेड इनपुट आ जाएगा। अब यहां पर मैंने दे दिया इनपुट टाइप सबमिट दे दिया, सेव किया। अभी मैं इसमें कुछ भी पास करूंगा और सबमिट करूंगा तो ये क्या कहेगा, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, बिकॉज ईमेल एड्रेस में एक @ होता है। इसलिए जब भी हम इनपुट टाइप ईमेल लेंगे तो जब तक हम @ नहीं लगा देंगे अपने इनपुट में, तब तक वो एक वैलिड एंट्री नहीं कहलाएगी, एक वैलिड ईमेल नहीं कहलाएगा। ये क्या Yes, इस sir. तरीके कोई ईमेल होता है, ASD नहीं. नहीं होता ना। जब मैंने यहाँ नहीं. पर @gmail लिख दिया .com, अभी सबमिट करूंगा, आप हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो Yes, इनपुट sir. टाइप ईमेल हमें थोड़ा सा इस तरीके का वैलिडेशन देता है। इनपुट टाइप फाइल, फाइल दे दिया मैंने, सेव करूंगा तो इस तरीके से फाइल पिकर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने चूज किया, अब हमारे पास कोई भी हम फाइल वगैरह कुछ भी है जो भी दे सकते हैं, ठीक है, ओके। Yes, sir. एक होता है इनपुट टाइप इमेज। इमेज में क्या होता है, मैंने सेव किया, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर क्यों कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कोई भी इमेज सिलेक्ट नहीं करी है। तो जिस तरह से हम इमेज टैग में SRC एट्रीब्यूट लेकर के इमेज पास करते थे, तो मैं इमेज /a.jpg, ये फोल्डर था ना हमारा इमेजेस वाला, यस सर। यस सर। इसके अंदर जो इमेज पड़ी थी वही मैंने लिख दी है। सेव करूंगा, देखना एक इमेज आ गई। पर अब ये जो इमेज हो रही है इसका काम क्या है, ये बटन की तरह फॉर्म को सबमिट करेगी, देखो कर रही है। Yes, sir. यस सर। हाँ, इसके बाद क्या हमारा मंथ, इनपुट टाइप मंथ, इसको डिलीट करते हैं, इनपुट टाइप मंथ, सेव किया। तो यहाँ पर एक मंथ से रिलेटेड हमारे पास पिकर आ गया, ये देखो। अब मैं सिलेक्ट करूंगा तो पूरा मंथ ही सिलेक्ट होगा, देखो जून 2020 हुआ, मेरे को इसे आगे करना है, जुलाई सिलेक्ट किया तो जुलाई 2020 हुआ, इसको और आगे करना है तो ये अगस्त, ठीक है ना। Yes, sir. तो इस तरीके से मंथ से हमारे पास भी एक पिकर आता है, लेकिन वो मंथ्स को सिलेक्ट करता है। एक आता है इनपुट टाइप नंबर, तो जब भी हमें नंबर से रिलेटेड कैटेगरी देनी है, नंबर से लिया, यहाँ पर नंबर से रिलेटेड आएगा आइटम्स। अगर तुम अल्फाबेट्स टाइप करोगे तो अल्फाबेट्स नहीं आएगा, लेकिन अगर आप नंबर टाइप्स करोगे तो नंबर ही आएगा, और इसे हम इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या हमारा इनपुट टाइप पासवर्ड,
अगर हमें पासवर्ड से रिलेटेड फील्ड्स क्रिएट करने हैं फॉर्म के अंदर, देन हम इनपुट टाइप पासवर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे देखो पासवर्ड से रिलेटेड एक इनपुट फील्ड क्रिएट हो गया। एक होता है रेंज, अगर हमें स्लाइडर क्रिएट करना है इस तरीके का, ये जो स्लाइडर दिख रहा है इस तरीके से स्लाइडर क्रिएट करना है तो हम इनपुट टाइप रेंज का यूज करते हैं। एक होता है इनपुट टाइप रीसेट, रीसेट में भी हमारे पास एक बटन आ जाएगा जो कि होगा रीसेट। रीसेट कब यूज होता है और सबमिट कब यूज होता है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जैसे आप एक फॉर्म फिल कर रहे हो और आपसे वो फॉर्म रॉन्ग फिल हो गया, उसके जो इनपुट्स थे वो आपके रॉन्ग फिल हो गए, तो आप उसे एक एक करके थोड़ी ना डिलीट करोगे, ठीक है ना। यस सर। एक एक करके डिलीट करने के बजाय फॉर्म में एक रीसेट बटन अवेलेबल करा दो, जिसपे जैसे क्लिक होगा तो जितने भी फॉर्म के फील्ड्स होंगे वो रीसेट हो जाएंगे, मतलब वो एम्प्टी हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। देखना जब मैं रीसेट पे, एक चीज देखना यहाँ पर देखना, जब मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा तो कोई पेज रिफ्रेश नहीं होगा, लेकिन जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो पेज रिफ्रेश हो रहा है। मतलब सबमिट पे क्लिक करने पे फॉर्म होता है सबमिट, और रीसेट पे क्लिक करने पे होता है फॉर्म के एम्प्टी फील्ड जितने भी होते हैं, सॉरी फॉर्म के फील्ड जो फॉर्म के जितने भी फील्ड होते हैं वो सारे के सारे एम्प्टी हो जाते हैं, उनमें से डेटा डिलीट हो जाता है। यस सर। इसके बाद आता है इनपुट टाइप सर्च। सर्च किस लिए यूज होता है? सर्च यूज होता है जैसे गूगल वगैरह है, जैसे तुम कोई सर्च बार बना रहे हो, ठीक है, तो इनपुट टाइप सर्च यूज होगा। मैंने Yes, sir. इसमें कुछ भी प्रेस किया तो यहाँ पर तुम देख रहे होगे नॉर्मल इनपुट की जगह यहाँ पर एक क्रॉस का बटन आ गया, Yes, आ sir. गया। नॉर्मल इनपुट में ये नहीं आएगा, क्लिक किया क्रॉस हो जाएगा, लेकिन इसमें और नॉर्मल इनपुट में क्या डिफरेंस है देखना, ध्यान से देखना जो अब मैं चीज दिखाऊंगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट, एक हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया है ये वाला, और ये वाला हमारे पास क्या आ गया है, सर्च वाला, ठीक है। Yes, sir. पहला वाला हमारे पास क्या है, सर्च वाला है, और दूसरा वाला क्या है, टेक्स्ट वाला इनपुट। तो जब मैं इसमें कुछ भी लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, सबमिट की वजह से हो रहा है ये, सबमिट हटाते हैं, सेव किया, तो जब मैं इसमें कुछ भी लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो कुछ हो रहा है, कुछ नहीं होगा एंटर प्रेस करने पे। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ भी लिखूंगा सर्च वाले में और एंटर प्रेस करूंगा तो हमारा डेटा ऑटोमेटिकली भी नहीं हो रहा सबमिट, हो जाता है। चलो जो भी है, डिफरेंस बस इतना ही है कि टेक्स्ट वाले फील्ड में हमारे पास ये जो क्लोज का मतलब क्लियर करने का ये जो आता है मार्क, ये नहीं आता है, लेकिन हमारे पास सर्च वाला जो है इनपुट फील्ड उसमें ये वाला मार्क आ जाता है। ओके, Yes, sir. अब आता है इनपुट टाइप टाइम। टाइम से रिलेटेड हमारे पास कोई भी एंट्री फिल करनी है, जैसे मैंने दिया 12 20, ठीक है ना, तो टाइम आ जाएगा हमारे पास। ऑल्सो क्या हमारे पास यूआरएल है, इनपुट टाइप सबमिट। अब मैं यहाँ पर एक वैलिड यूआरएल लिख देता हूँ, https://www.google.com। सबमिट किया, ये सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ और लिख दिया ईमेल की तरह तो क्या कह देगा, प्लीज एंटर अ यूआरएल, मतलब अगर आपको एक यूआरएल डालना है तभी आप इसे सबमिट कर सकते हो डेटा को, अदरवाइज नहीं कर सकते। ऑल्सो Yes, एक sir. और इनपुट टाइप है, इनपुट टाइप वीक। तो इससे सिर्फ और सिर्फ हम इनपुट में वीक से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये 25 वीक है और ये कौन सा है 26 वीक है, इसके आगे नंबर भी तुम्हें दिख रहा होगा कि कौन सा वीक कौन सा है, ठीक है ना। अब तुम्हारा आज काम क्या है, सुन रहे हो दोनों? हेलो पंकज, Yes, sir. तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो यार? सर सुन रहे हैं सर आपने। प्राशुक सुन रहा है? यस सर, यस मैं तो सुन रहा हूँ। अगर तुम लोग देखो, अब कोई भी अब आज की क्लास इधर ही ओवर होती है, और आज मैंने जितना भी काम दिया है, क्योंकि कल का तुम्हारा रह यस गया था सर, काम, वो सारा का सारा काम खत्म करना, और ये इनपुट टाइप्स यस जितने भी हैं वो सारे करने हैं, ठीक है। सर, यस सर। सर आप वो वाली एट्रीब्यूट वाली पीपीटी जरूर सेंड कर देना। मैं वो वाली पीपीटी अभी सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। बट Yes, ये sir. है कि ये यस चीज सर, ध्यान से पढ़ो, तुम लोग अगर नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम होगी आगे जाकर के।
और कोई भी क्वेरी हो पूछ लेना। अभी कोई यस। क्लास में कोई क्वेरी नो सर, अभी तक नहीं है। अभी तक नहीं है? नहीं है सर, करके देखी थी, अभी तक नहीं आई कोई। चलो ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, आज की क्लास ओवर होती है। यस यस सर। सर। ओके। ठीक है। यस सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। ओके ओके।